हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं रैंडम वेरिएबल। समझने की कोशिश करना ये रैंडम वेरिएबल होता क्या है। पहले डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद कंसेप्ट क्लियर करूंगा। मैं कहना चाह रहा हूँ रैंडम वेरिएबल इज ए रियल नंबर। रैंडम वेरिएबल मेरे पास क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, ओके, कनेक्टेड टू द आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ओके, जो कि कनेक्ट होता है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से। रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम निकल करके आते हैं उनसे जो नंबर कनेक्ट होता है उसको बोलता हूँ मैं रैंडम वेरिएबल। जैसे पहली बात तो क्वेश्चन ये है कि सर रैंडम एक्सपेरिमेंट ये होता क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये आउटकम्स होते क्या हैं। मान लिया जाए आपने एक सिक्के को जो है ना टॉस किया, टॉस करने के बाद जो है आपने जो उसको अचानक से जो टॉस किया, इसको तो बोलता हूँ मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझने की कोशिश करना, आपके पास ताश की गड्डी है, आपने ताश की गड्डी में से जो है ना अचानक से जो है क्या कहें एक इक्के का पत्ता निकाल लिया, या आपने चिड़िया का पत्ता निकाल लिया, या आपने उसको जो है क्या कहें फ्लश किया। इसको बोलता हूँ रैंडमली किसी भी एक्सपेरिमेंट को करना, अचानक से जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसको तो बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर। और उससे जो रिजल्ट निकल करके आते हैं, दिस इज़ द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। उससे जो रिजल्ट निकल करके आते हैं उसको बोलते हैं आउटकम्स। जैसे मान लिया जाए आपके पास दो कॉइन हैं, ओके, दो कॉइन को आपने एक साथ उछाला, उछालने के बाद हो सकता है उन पर दोनों पे एच एच आ जाए, हेड हेड आ जाए, हो सकता है एच और टेल आ जाए, हो सकता है टेल और हेड आ जाए, हो सकता है टेल और टेल आ जाए, ओके। आपने ये जो अचानक से रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट किया, इसको तो बोलता हूँ मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर। और इससे जो रिजल्ट आ सकते हैं, एक ये रिजल्ट आ सकता है, दूसरे वाला रिजल्ट ये आ सकता है, तीसरे वाला ये आ सकता है, चौथे वाला ये आ सकता है। इसको बोलता हूँ मैं क्या, आउटकम्स, जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं। और जो भी पॉसिबिलिटी है, यानी जितने भी उस एक्सपेरिमेंट करने के बाद जितने भी उसके रिजल्ट आ रहे हैं, इसको टोटल को मैं बोलता हूं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। अब इनसे जो नंबर कनेक्ट होता है, इन आउटकम्स से जो नंबर कनेक्ट होता है उसको बोलता हूं रैंडम वेरिएबल। जैसे आपने रैंडमली अचानक से जो है दो कौन को जो है ना टॉस किया, टॉस करने के बाद आपके पास, अगर मैं टोटल आउटकम्स की बात करता हूँ तो चार निकल करके आएंगे। हो सकता है पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, हो सकता है पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, पहले वाले पे टेल आ जाए, दूसरे वाले पे हेड आ जाए, पहले पे भी टेल आ जाए, दूसरे पे भी टेल आ जाए। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, अगर मैं उनका सैंपल बना लूँगा, इसको तो बोलूँगा मैं सैंपल स्पेस। ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है इसको बोलूँगा मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ रैंडम नंबर दो हो सकते हैं। सवाल पैदा होता है कि रैंडम नंबर दो कौन से हो सकते हैं। भाई हो सकता है हेड की बात कर ले क्वेश्चन में, हो सकता है टेल की बात कर ले। अगर हेड की बात की जाएगी, ओके, ये जो हेड है और ये जो टेल है इसको बोलता हूँ रैंडम वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये हर बार वेरी कर रहा है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ये वेरिएबल जो होता है ना बेटा, वेरिएबल इज ए क्वांटिटी विच होता है डिफरेंट वैल्यूज़। कई हज़ारों बार मैं इस बात को बता चुका। यानी वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू, जिसके मान बार बार चेंज होते रहते हैं, ओके। अगर मैं एक्स को हेड ले लूँ, सपोज दैट हेड को मैं एक्स मान लूँ और रैंडम वेरिएबल की बात करूँ तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, आपको पता है 2 हो जाएगा, ओके। यहाँ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, आपको पता है एक हेड है, 1 हो जाएगा। यहाँ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक हेड है, 1 हो जाएगा। यहाँ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। समझ आती है ना मेरी बात? नो डाउट। यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद अचानक से अगर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उससे जो रिजल्ट निकल करके आते हैं उनको तो बोलता हूँ आउटकम्स। जो पूरे के पूरे जितने भी रिजल्ट्स होते हैं, ओवरऑल रिजल्ट्स, उनको अगर मैं लिखता हूँ, उनका अगर एक स्पेस बनाता हूँ, उनका अगर सैंपल बनाता हूँ, दिस इज नोन एज सैंपल स्पेस। क्लियर। और उसके अंदर से अगर पर्टिकुलर क्वांटिटी को काउंट किया जाता है, जैसे मैं हेड को काउंट कर रहा हूँ, जैसे मैं टेल को काउंट कर रहा हूँ, दिस इज नोन एज रैंडम वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू हेड या विद रिस्पेक्ट टू टेल, ओके। आगे की तरफ चलते हैं। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रैंडम वेरिएबल एक रियल नंबर होता है कनेक्टेड टू द आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम आते हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है। कैसे? सपोज दैट मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लिया मेरे पास एक इवेंट है, ई कंसिस्ट 2 टॉसेज ऑफ ए कॉइन, ओके। 2 टॉस किए मैंने किसी कॉइन को, और कॉइन को टॉस करने के बाद मेरे पास जो आउटकम होंगे, हो सकता है हेड हेड आ जाए, हो सकता है हेड और टेल आ जाए, हो सकता है टेल और हेड आ जाए, हो सकता है टेल और टेल आ जाए। ये जो पूरे का पूरा है, जितनी भी पॉसिबिलिटी थी, ओके, यहाँ से यहाँ तक, यानी ये वाला, इसको तो बोलता हूँ मैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस,
शॉर्ट में नाम दिया है मैंने, क्लियर। और ये जो पहला रिजल्ट निकल करके आया इसको बोलता हूँ मैं आउटकम्स। पहला आउटकम ये है, दूसरा आउटकम ये है, तीसरा आउटकम ये है, चौथे वाला आउटकम ये है। कंसिस्ट टू टॉसेज में, अगर 2 टॉस हो रहे हैं, क्लियर है ना। अब अगर मैं रैंडम वेरिएबल की बात करता हूँ कि यहाँ रैंडम वेरिएबल क्या है, अगर मैं हेड को रैंडम वेरिएबल मान लूँ तो यहाँ हेड की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ हेड की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ हेड की वैल्यू कितनी है, एक हेड है आपको भी दिख रहा है 1, यहाँ हेड है कोई 0, क्लियर, ओके। यानी एक ऐसा वेरिएबल जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम से जुड़ा हुआ होता है उसको मैं रैंडम वेरिएबल बोलता हूँ, क्लियर, नो प्रॉब्लम। सो दैट ईच आउटकम को कई राइटर अलग अलग नाम से डिनोट करते हैं। मेरा नाम ओमेगा है, मैं जो नाम देने वाला हूँ वो ओमेगा दूंगा, ओके। सो दैट देयर इज ए रियल नंबर एक्स ओमेगा, यानी एक्स मेरा रैंडम वेरिएबल होगा, आउटकम मेरा होगा ओमेगा, नो प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से तो बात समझ आई होगी आपकी, क्लियर हुई होगी। आगे की तरफ चलते हैं, डेफिनेशन की तरफ चलता हूँ। क्या है डेफिनेशन, क्या होती है रैंडम वेरिएबल की, समझने की कोशिश करना। मैं कहना चाह रहा हूँ रैंडम वेरिएबल की फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस, एंड रेंज इज -∞ टू इन्फिनिटी। आपने 10th या 12th क्लास के अंदर क्या पढ़ा था भाई, कि सर फंक्शन एक ऐसा नियम होता है जिसमें डोमेन के कुछ एलिमेंट को डोमेन के कुछ एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं। जैसे मान लिया यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ मेरे पास A है, B है, C और D है। मान लिया जाए फंक्शन एक ऐसा नियम होता है जिसमें डोमेन के एलिमेंट को डोमेन से कनेक्ट होते हैं। इधर वाला जहाँ से स्टार्ट होता है इसको तो बोलता हूँ डोमेन, आपको पता है। इसको बोलता हूँ कोडोमेन, आपको इस चीज़ का भी पता है, ओके। मान लिया A जो है ना 1 जो है A से कनेक्ट है, 2 जो है ना B से कनेक्ट है, मान लिया 3 जो है C से कनेक्ट है, और 4 आप D से कनेक्ट है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। लिखने का तरीका, f(1) की वैल्यू होती थी A, f(2) की वैल्यू होती थी B, एंड सो ऑन, f(3) की वैल्यू होती थी C, इसी तरह से होती थी। यहाँ हमारे पास जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन यहाँ ये है बेटा कि हमारे पास जो डोमेन है कोई रैंडम वेरिएबल के ऊपर, अगर रैंडम वेरिएबल की जो फंडामेंटल डेफिनेशन है, हमारा जो डोमेन है वो सैंपल स्पेस है। डोमेन मेरा क्या है, सैंपल स्पेस, यानी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, अगर मैं वो यहाँ डाल दूँ, जैसे H डाल दिया, जैसे T डाल दिया, P डाल दिया, Q डाल दिया, ओके। और इधर से जो है इसके ऊपर जो भी वेरिएबल डिफाइन करूँगा, जो भी फंक्शन डिफाइन करूँगा, वो दूसरी तरफ यहाँ जो डोमेन है ये -∞ टू इन्फिनिटी है, -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। आप इसको सेट ऑफ रियल नंबर भी बोल सकते हो, R भी बोल सकते हो, पूरे का पूरा रियल नंबर सिस्टम। यानी मतलब कहने का ये है कि एक ऐसा फंक्शन जो किसी रैंडमली एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसका जो सैंपल स्पेस आता है उससे जुड़ा हुआ होता है, ओके। और उसकी फंक्शन की जो रेंज होती है -∞ टू +∞, कुछ भी हो सकती है, ओके। तब इस फंक्शन को मैं बोलता हूँ रैंडम वेरिएबल, क्लियर, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दैट रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन विद डोमेन S and the range -∞ to infinity or R set of real number, okay, for every real number A, किसी भी रियल नंबर के लिए, नो प्रॉब्लम। इसको डिनोट करने का जो तरीका होता है, ओके, डिनोट करने का जो तरीका होता है वो होता है, हमारे पास ये आउटकम होता है, आपको भी पता है ओमेगा मेरा आउटकम होता है, ओके। एक्स ओमेगा यानी ये रैंडम वेरिएबल है और ये मेरा आउटकम है लेस देन और इक्वल टू A, ओके। जो भी रियल नंबर है उसके लेस देन और इक्वल टू होता है और ये बिलोंग्स टू होता है B। बेटा ये थोड़ी सी अलग बात है, जब मैं सिग्मा फील्ड के बारे में आपको बताऊंगा उस वक्त इसको और ज़्यादा डिटेल में बता दूंगा, ओके। ये जनरली क्या है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो होने वाला है, या स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो इसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है, वो डिफाइन किया जाता है प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू A, ओके। इन द फॉर्म ऑफ द प्रोबेबिलिटी द रैंडम वेरिएबल कैन बी डिफाइन एज प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू A, यानी किसी रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी हो किसी फिक्स नंबर से कम होनी चाहिए, ये कहना चाह रहा है, ओके। और ज़्यादा डिटेल में मैं आगे की तरफ चलूँगा, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ओके। और फंडामेंटल डेफिनेशन है, यहाँ मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। सिंपल सी डेफिनेशन तो बेटा ये है
कि हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल होता है वो एक फंक्शन होता है, फंक्शन का डोमेन सैम्पल स्पेस होता है, उसकी रेंज रियल नंबर सिस्टम होती है। क्लियर? बस इसको डिनोट करने का तरीका है कि प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ओमेगा सच दैट एक्स ओमेगा लेस देन ए। जहाँ ए कोई भी नंबर होगा, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन क्वांटिटी होगी एक्स लेस देन और इक्वल टू ए। ओके, हमारे पास तीन तरह के नंबर्स होते हैं। ये रैंडम वेरिएबल, वन डायमेंशन रैंडम वेरिएबल होता है, टू डायमेंशन रैंडम वेरिएबल होता है, थ्री डायमेंशन रैंडम वेरिएबल होता है। सबसे पहले मैं वन डायमेंशन रैंडम वेरिएबल की बात करूंगा। मेरा जो वन डायमेंशन रैंडम वेरिएबल होता है, इसको जो डिनोट किया जाता है वो कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, कई राइटर कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं और कई राइटर कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। क्लियर? नो प्रॉब्लम। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला बेटा, हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल होता है, अगर हम रैंडमली कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हमने रैंडमली कर लिया, ओके, उससे जो रिजल्ट आते हैं उसको आउटकम बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ओके, और उसके बाद अगर उसके जितने भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको सैम्पल स्पेस बोलते हैं। जितने भी पॉसिबल हैं उनको सैम्पल स्पेस बोलते हैं। अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन कर ले सैम्पल स्पेस से रियल नंबर सिस्टम के ऊपर, उसको हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन तो ये है, यानी किसी एक्सपेरिमेंट को हमने किया, उसके जितने भी पॉसिबल सैंपल निकल करके आए, उन सैंपल से रियल नंबर सिस्टम के ऊपर अगर किसी फंक्शन को डिफाइन कर दिया जाए, ओके, जो फंक्शन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो, ओके, तो वो जो फंक्शन होता है उसको रैंडम वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। लिखने का तरीका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये होता है। ओके, हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, वन डायमेंशन रैंडम वेरिएबल, टू डायमेंशन रैंडम वेरिएबल एंड थ्री डायमेंशन रैंडम वेरिएबल। ओके, कुछ फंडामेंटल सी चीज़ें हैं बेटा, उनको समझने की कोशिश करना। क्या है? अगर कहीं आज के बाद और का यूज़ होगा, आपको पता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर और का मतलब, प्रोबेबिलिटी के अंदर और का मतलब यूनियन और जोड़ से होता है। ओके, याद रखनी है ये बात। अगर कहीं लिखा हुआ होगा प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू ए यूनियन प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू बी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू बी। याद रखनी है बात, 10th क्लास का कंसेप्ट है। दूसरा है बेटा, अगर कहीं एंड लिखा हुआ होगा, तो इसको अगर मान लिया कहीं किसी क्वेश्चन के अंदर एंड आ जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी, इसका मतलब होगा, एंड का मतलब होगा पूरे स्टैटिस्टिक्स के अंदर, वो बीएससी का स्टैटिस्टिक्स हो, एमएससी का स्टैटिस्टिक्स हो, डजेंट मैटर, एंड का मतलब हमेशा गुणा से होता है, मल्टीप्लिकेशन से होता है या इंटरसेक्शन से होता है। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी, या प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू ए पी एक्स इज इक्वल टू ए गुणा पी एक्स इज इक्वल टू बी, यानी दो प्रोबेबिलिटीज़ का गुणा। आपको ये बात हमेशा अपने माइंड के अंदर रखनी है। आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, ये है मेन चीज़, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है और जहाँ से चीज़ें निकल करके आती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कैसे होती है, अब इसकी बात करते हैं। ओके, मान लिया जाए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल। एक्स मेरे पास एक ऐसा वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल है, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो आउटकम्स निकल करके आ रहे हैं, उनका जो सैम्पल स्पेस है उसके ऊपर जो फंक्शन डिफाइन किया गया है उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, अगर मान लिया जाए मेरे पास एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है, देन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स, जहाँ एक्स कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, ओके, एक्स कोई वेरिएबल क्वांटिटी है, ओके, देन द फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स, या प्रोबेबिलिटी, ये मेरा आउटकम हुआ रैंडम वेरिएबल के लिए, एक्स ओमेगा लेस देन और इक्वल टू एक्स। ओके, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये चीज़ें जो क्लियर होंगी ना, वो क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होंगी। फंडामेंटल डेफिनेशन से यहाँ आपको ये बोरिंग लेक्चर होगा, मुझे भी पता है, क्योंकि जब बेसिक चीज़ें निकल करके आती हैं हमेशा बोरिंग होता है। जब क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा तब मज़ा आएगा, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। ओके, अगर रैंडम वेरिएबल के ऊपर, ओके, किसी फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, तब मैं उसको बोलता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नोटेशन जो होता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स
इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स। मैं पूरी बुक के अंदर सिर्फ इतने का यूज़ करूँगा, इसका यूज़ ही नहीं करूँगा। प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स, और इस एक्स की जो वैल्यू होती है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। जब 5-4 क्वेश्चन करा दूंगा ना तब बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ये बहुत मज़ा आएगा। ओके, तो ये जो एफ एक्स होता है इट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एफ एक्स और एफ एक्स एक्स। क्लियर? कई राइटर इसको कैपिटल एफ एक्स लिखते हैं, कई राइटर इसको एफ एक्स एक्स लिखते हैं। एक बात और भी है बेटा, आगे आने के बाद, आगे चलने के बाद दो चीज़ें निकल करके आएंगी। एक होगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एक होगा डेंसिटी फंक्शन। दोनों के अंदर सिर्फ ये डिफरेंस है कि अगर कहीं कैपिटल एफ एक्स लिखा होगा, कैपिटल एफ एक्स होगा यानी सब कुछ कैपिटल हो, कैपिटल एफ हो, तब तो होगा ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, आपको पहले ही बता रहा हूँ। और अगर कहीं स्मॉल एफ एक्स लिखा हुआ होगा तब ये होगा डेंसिटी फंक्शन। आने वाली बात है, पहले से ही बता रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ दोनों के अंदर, एक कनेक्शन भी होता है। ओके, यानी अगर कैपिटल एफ और स्मॉल एक्स हो जाए डजेंट मैटर, कैपिटल एफ एक्स एक्स हो जाए, कैपिटल एक्स और उसके बाद कैपिटल एफ दोनों एक साथ आ जाए, इसको बोलता हूँ मैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि रैंडम वेरिएबल से कनेक्टेड होता है, जो किसी एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ होता है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, अब मैं उनकी बात करूँगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है, मान लिया जाए अगर मेरे पास f कोई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है किसी रैंडम वेरिएबल x के लिए। ओके, इस लाइन का मतलब निकलता है कि अगर मान लिया जाए हमारे पास जो है हमने कोई रैंडमली एक्सपेरिमेंट किया और उसके अंदर से हमने हेड ट्रीट किया या टेल ट्रीट किया या आपने किंग ट्रीट किया या क्वीन ट्रीट किया, ताश की अगर मैं बात करूँ, या बादशाह बनाया या बेगम या कुछ भी ट्रीट किया, उसके ऊपर जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसकी बात कर रहा हूँ बेटा। अगर मेरे पास x कोई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है किसी रैंडम वेरिएबल का और कोई एक नंबर a लेस देन इक्वल टू b है, तो तब जो होगा मेरे पास प्रोबेबिलिटी a लेस देन x लेस देन और इक्वल टू b बराबर होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, प्रूफ देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। एक बात और भी, और डिटेल में चलते हैं। सर ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ी सी, या क्योंकि आज फंडामेंटल चीज़ें हैं तो सारी चीज़ें बताना होती हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। हमारे पास चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जैसे मान लिया आपके पास 50 टॉफ़ी हैं, आपने 20 स्टूडेंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट की। ये जो आपके पास जो चीज़ है वो, जैसे स्टूडेंट को कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर देना, या आप ऐसे मान लो कि आपके पास जो है ना 200 रुपये थे, आपने 10 छोटे छोटे बच्चों में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, किसी को 2 दे दिए, किसी को 5 दे दिए, किसी को 10 दे दिए। ओके, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ओके, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको बोलता हूँ मैं डिस्ट्रीब्यूशन, चीज़ों को वितरित कर देना। यानी आप ऐसे समझो कि वुडलैंड की एक कंपनी है, उसने 10 प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4 या 20 प्रोडक्ट बनाए, अलग अलग शहरों के अंदर उनको भेज दिए। अलग अलग शहरों के अंदर उनको भेजना, इसको बोलता हूँ चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना, अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं बेटा, पूरी डिटेल में बताऊंगा, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, कम से कम 1 साल का पूरा टॉपिक है ये। स्टैटिस्टिक्स के ऊपर मैंने काम करना शुरू कर दिया तो फाइनली करूंगा, और वैसे भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है स्टैटिस्टिक्स। ये जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 तरह के होते हैं, एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चीज़ें कंटिन्यूअस होती है, इंटीग्रेशन का यूज़ किया जाता है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमेशा समिशन का यूज़ किया जाता है। पूरी डिटेल में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ओके, यहाँ देखते हैं, जो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसकी पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो और कोई एक नंबर हो a लेस देन b, तो प्रोबेबिलिटी a लेस देन x लेस देन b जो होगा वो होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। मैं इसका प्रूफ देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप। ओके, देखते हैं कैसे। ध्यान से सुनना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि द इवेंट, 2 इवेंट है मेरे पास। पहले वाली इवेंट तो है a लेस देन x लेस देन b। ओके, सवाल पैदा होता है सर ये इवेंट क्यों है। यहाँ से देखना बेटा, ये इवेंट ये आउटकम्स के ऊपर जो रिलेटेड होती है वो इवेंट ही होती है। पहले वाली इवेंट है मेरे पास, सीधा सीधा कह रहा हूँ मैं कि एक इवेंट है मेरे पास a लेस देन x लेस देन और इक्वल टू b, एंड
x लेस देन और इक्वल टू a आर डिसजॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? हमारे पास दो तरह की इवेंट होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती है, आपको पता है 10th के अंदर आपने पढ़ी है। यहाँ मैं कह रहा हूँ डिसजॉइंट इवेंट। आपने सेट थ्योरी के अंदर एक चीज़ पढ़ी होगी बेटा, अगर आपके पास कोई एक सेट ए है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं ए बी और सी, एक मेरे पास कोई दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3, अगर मैं दोनों के इंटरसेक्शन की बात करता हूँ तो आप कहोगे कि सर इसके अंदर तो कोई भी चीज़ कॉमन है ही नहीं, इंटरसेक्शन तो इसका नल सेट है। ओके, ठीक इसी तरीके से हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो इवेंट्स होती हैं वो डिसजॉइंट होती हैं, यानी डिसजॉइंट जो है ना वो चीज़ें होती हैं जिनके अंदर कोई भी चीज़ कॉमन ना हो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास अगर एक इवेंट ये है और दूसरी इवेंट ये है, दोनों की दोनों डिसजॉइंट हैं, कहोगे कैसे? समझने की कोशिश करना, बना करके दिखा रहा हूँ कि डिसजॉइंट कैसे हैं। भाई मान लिया जाए ये मेरी रियल लाइन है जहाँ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स चलती है, एक्स की वैल्यू है सपोज दैट ए से बड़ी, ए मेरा ये है, सपोज दैट बी मेरा ये है, एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है यानी यहाँ से इस तरफ है और लेस देन और इक्वल टू बी है, ये वैल्यू है। एक तो मेरे पास ये है यानी यहाँ तक, क्लियर है ना। और दूसरा मैं कह रहा हूँ एक्स लेस देन और इक्वल टू ए, ए तो ये है, एक्स की वैल्यू ए से कम है यानी दूसरी वैल्यूज़ मेरे यहाँ से चल रही हैं। समझने की कोशिश करो भाई, एक तो यहाँ से यहाँ तक है और एक यहाँ से यहाँ तक है, क्या इनके अंदर कॉमन है क्या कुछ? समझो आप, फिर बताने की कोशिश कर रहा हूँ डिसजॉइंट कैसे बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ए लेस देन एक्स लेस देन बी, ये मेरा ए है, सपोज दैट ये मेरा ए है, सपोज दैट ये मेरा बी है। कहना चाह रहा है कि ए की एक्स की वैल्यू ए से बड़ी और बी के बराबर है, यानी यहाँ से यहाँ तक मैं लेता ही नहीं है। और आगे कहना चाह रहा है एक्स लेस देन और इक्वल टू ए, एक्स लेस देन और इक्वल टू ए, ये वाली वैल्यू है। एक तो पोर्शन है मेरा यहाँ से यहाँ तक, दूसरे वाला पोर्शन मेरा यहाँ से यहाँ तक है, क्या आपस में कुछ कॉमन है? बीच में स्पेस आ चुका ना, तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट हो चुकी। मैं वही कहना चाह रहा हूँ हमारे पास दो इवेंट, दो सेट डिसजॉइंट होते हैं अगर दोनों का इंटरसेक्शन इक्वल टू 5 के बराबर हो। क्लियर? तो जाहिर सी बात है ये वाली इवेंट और ये वाली इवेंट दोनों की दोनों डिसजॉइंट होंगी और इन दोनों का यूनियन, ध्यान से सुनना, एंड देयर यूनियन इज द इवेंट एक्स लेस देन और इक्वल टू बी। देखो बेटा कैसे, फिर रिपीट करूंगा मैं इसी बात को। मेरे पास एक इवेंट तो ये है ए लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू बी, एक इवेंट ए लेस देन और इक्वल टू एक्स। देखना आप, ये तो हुआ ए, ये हुआ बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके, और दूसरा यहाँ से लेकर पीछे तक। भाई इधर तो जो है ना माइनस का ए या 0 चला ना, ओके। अगर मैं दोनों के यूनियन की बात करता हूँ तो दोनों का यूनियन जो है एक्स लेस देन और इक्वल टू बी नहीं होगा क्या? सोच करके देखो ना, बी तो इस तरफ जा रहा है ना, ऐसे यहाँ सी होगा, उससे अगले वाला नंबर डी होगा, जैसे 1 2 3 रियल लाइन के ऊपर चलते हैं। देखो ना दोनों का यूनियन क्या होगा, एक्स लेस देन और इक्वल टू बी होगा, आपके सामने है। इस तरफ तो माइनस, यहाँ से यहाँ तक का टोटल का यूनियन करो, लेस देन और इक्वल टू होगा। दोनों की दोनों डिसजॉइंट इवेंट आपको दिख रहा है कि ये अलग है, ये अलग है, यहाँ से सोचो आप। क्लियर? दोनों का यूनियन क्या हुआ, एक्स लेस देन और इक्वल टू बी। आपने एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, आपने एक थ्योरम पढ़ी थी बेटा, आपने ये पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 10th या 12th के अंदर बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। भाई ये वाली इवेंट और ये वाली इवेंट, ये तो दोनों के दोनों डिसजॉइंट है, ये तो 0 होगा, सीधी सी बात है, ये तो हो ही नहीं सकता। 12th के अंदर भी आपने ये पढ़ी थी कि अगर डिसजॉइंट इवेंट होती है उनके अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं होती, उसी की बात कर रहा हूँ। इस थ्योरम का अगर मैं यहाँ दोनों इवेंट के ऊपर, एक ये कंडीशन दूसरी ये कंडीशन, इनके ऊपर अगर मैं ये लगाने की कोशिश करता हूँ तो रिजल्ट कितना होगा, ये होगा बेटा प्रोबेबिलिटी ए लेस देन एंड इक्वल टू एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू बी। कहना चाह रहा है इसका और इसका यूनियन ये है, समझो आप, फिर समझो आप कैसे कह रहा हूँ। पहले वाली प्रोबेबिलिटी ए लेस देन एक्स लेस देन एंड इक्वल टू बी यूनियन एक्स लेस देन एंड इक्वल टू ए, दोनों का जो है ना वो क्या है, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू बी है, दोनों का यूनियन। मैंने आपको बोला था यूनियन के लिए प्लस का यूज़ करते हैं, लास्ट में पीछे बता चुका मैं आपको। तो इसका मतलब क्या निकला भाई, इसका मतलब ये निकलता है कि ए लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू बी प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू बी।
देखो ना, मैं कह रहा हूँ कि दोनों का इसका और इसका यूनियन इसके बराबर है, मैंने प्रूफ दिया है इस चीज़ का आपको। पहले वाला प्लस दूसरे वाला लेस देन और इक्वल टू दिस, ये वाली क्वांटिटी है जी, इसको मैं उधर लेकर के गया, निकल गया मेरे पास प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ए। यही तो डेफिनेशन है यार। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनना आप। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू ए, जो यहाँ है वो यहाँ है, यही तो डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है। तो ये कितना निकला बेटा, एक्स लेस देन और इक्वल टू बी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ए लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू बी। मैंने बोला भी है कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्लियर? आपका डाउट हो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। इस लेक्चर के अंदर इतना ही, बाकी आगे की तरफ चलते हैं दूसरे लेक्चर में।